और यहाँ पर देखिए, अब हमने शेप बनानी है तो हम उन्हीं लूप्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमने कल दो लूप्स इस्तेमाल किए थे, तो मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ। और बल्कि इसको भी जरूरत नहीं करने की, हम दोबारा से करते हैं फॉर लूप। यहाँ पर हमने आई को 0 से स्टार्ट किया था, आई को लेस देन इक्वल टू 4 कर देंगे, लेस देन 5 कर दें। बल्कि 1 से स्टार्ट किया था हमने, अब इक्वल टू 5 किया था क्योंकि हम इसको 1 से स्टार्ट करवाना चाह रहे थे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और सेमी कॉलन, आई प्लस प्लस। आज फिर कॉलेज गई थी आप, क्लासेस हुई हैं? तो फॉर टीचर जे इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे और जे को हम करेंगे लेस देन इक्वल टू 5 सेमी कॉलन, और जे को करेंगे प्लस प्लस। और ये लूप हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रामिंग के बाद कोई आज क्लास में बैठने से कोई कॉन्फिडेंस आया, या उसी तरीके से जैसे नॉर्मल क्लास होती थी वैसी क्लास टाइम की है? सी आउट आई और थोड़ी सी जगह देकर जे को प्रिंट करेंगे। अभी हम पहले सिंपल अपना वो सी वो बना रहे हैं, जो हम पहले ब्रेक के साथ बनाते होते हैं। ये हो जाएगी क्लास 9। इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट। तो सबसे पहले हमने 1 1 1 2 1 3 जो है वो प्रिंट करवाना है। और ये रही आउटपुट की स्टेटमेंट, 4 1 और 5 5 नहीं आई। ओके, हमने स्पेस जो है ना वो गलत जगह पर दे दी है, स्पेस देनी थी यहाँ पर, ऐसे ऐसे। और अब इसको प्रिंट करने हैं। कल होगा बोर्ड टेस्ट। ठीक हो गया, इस तरीके से प्रिंट हो गया। अब हमने ट्रायंगल बनानी थी, ऑनलाइन बढ़ा दिया सारा हमने। ये ठीक है, फिर अब क्योंकि बाकी बच्चे नहीं आ रहे तो फिर हम ये शेप ड्रॉ करने के बाद उसी की तरफ चलते हैं। आई और जे जो है वो हमने प्रिंट करवा दिया। अब हम चाहते ये हैं कि जो हमारी शेप है ना वो इस तरीके से है कि शुरू में जो जगह है वो खाली है और आखिर में स्टैटिक है। फिर शुरू में जगह कम खाली है और आखिर में स्टैटिक है। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर वाला लूप, एक लूप चल रहा है 1 2 3 4 5, और दूसरा लूप चल रहा है उल्टा, जैसे 1 फिर 2 फिर 3, यानी कि ये चलेगा 1 2 3 एंड 4, और ये फिर 5। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर स्पेसेस भी प्रिंट करवानी है और स्टैटिक भी प्रिंट करवाना है इस इनर लूप के अंदर। मैं इस लाइन को फिल वक्त के लिए करता हूँ कमेंट, और यहाँ पर हम लगाते हैं इफ की स्टेटमेंट। और इफ की स्टेटमेंट में अब हमने यहाँ पर कंडीशन ऐसी लगानी है जिसकी मदद से हम ये चाहें कि स्टैटिक कब आए। देखिए आउटपुट के अंदर ना हम ये चाहते हैं कि स्पेस भी आए और स्टैटिक भी आए। तो स्पेसिस हमने तब देनी है। हम यहाँ पर एक और वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम इंटीजर कह देते हैं के, और हम इसको कहते हैं 5। ठीक है, क्योंकि अब देखें जब इस शेप को देखें ना, फिफ्थ इंडेक्स के ऊपर अगर हम इस पूरे को देखें, 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ इंडेक्स के ऊपर हमने क्या करना है, स्टैटिक शो करवाना है। फिर हमने 1 2 3 4 एंड 5th के ऊपर स्टैटिक शो करवाना है। फिर 1 2 3 3 के ऊपर स्टैटिक प्रिंट करवाना है। तो इसका मतलब हम इस के वेरिएबल को यूज करेंगे फॉर 5 और 4 और 3, एंड देन फॉर 2 एंड फॉर 1। इसका मतलब ये कहीं पर जाकर, यहाँ कहीं पर जाकर के को हम एक एक करेंगे माइनस। ठीक है, ताकि वो पहले 5 हो, फिर 4 हो, फिर 3 हो, फिर 2, फिर 1। और यहाँ पर हमने ये कहना है कि अगर तो आई की वैल्यू इज लेस देन के, आई की वैल्यू इज लेस देन के, या ये भी कह दें, या आप ये कह लें जे की वैल्यू इज लेस देन के कर दें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। जे की वैल्यू लेस देन के। तो आपने सी आउट करना है
हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंगल स्टेटमेंट होती है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एल्स सी आउट क्या करना है, स्टैटिक। ये बेसिकली करेगा क्या कि जब जे की वैल्यू 1 है तो इट्स मीन 1 इज लेस देन 5। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये इस जगह पर एक स्पेस आ जाएगी। फिर जे की वैल्यू 2 होगी, 2 इज स्टिल लेस देन 5, 3 इज स्टिल लेस देन 5, 4 इज स्टिल लेस देन 5। जब होगा 5 तो 5 इज नॉट लेस देन 5, तो फिर क्या होगा, एल्स चलेगा और एक स्टेरिक आ जाएगा। जब स्टेरिक आ जाएगा तो के माइनस माइनस हो जाएगा, एक न्यू लाइन आ जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी 4। जे दोबारा से स्टार्ट होगा, जे की वैल्यू होगी 1, 1 इज लेस देन के, तो स्पेस आ जाएगी। रन करके देखते हैं क्या हमारी डिजायर्ड शेप इसमें ड्रॉ हो रही है कि नहीं हो रही। ये देखिए हमारी शेप जो है वो ड्रॉ हो रही है। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया, हमने एक लॉजिक समझी जिसमें हमें ये नजर आया कि लास्ट पे अगर स्टेरिक आ रहा है तो फिफ्थ इंडेक्स बन रहा है, ये फिफ्थ और फोर्थ इंडेक्स बन रहा है, ये फिफ्थ फोर्थ और थर्ड इंडेक्स बन रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि हमने पहले एक दो तीन चार, 4 इंडेक्सेस के ऊपर हमने स्पेस प्रिंट करवानी है, फिर हमने 3 इंडेक्सेस के ऊपर, फिर 2 इंडेक्सेस के ऊपर, फिर 1 के ऊपर, और फिर हमने स्पेस नहीं प्रिंट करवानी। तो उसके लिए हमने कहा कि सबसे पहले हमने, क्योंकि फिफ्थ इंडेक्स के ऊपर स्टैरिक शो करवाना है और फिफ्थ से पहले जितने भी हैं हमने उसके ऊपर स्पेस प्रिंट करवानी है, तो हमने कंडीशन ये लगाई कि अगर जे की वैल्यू अभी तक 5 नहीं हुई, यानी कि जे लेस है 5 से, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो क्या प्रिंट करो, स्पेस, वरना क्या प्रिंट करो, स्टैरिक। ठीक है, और यही केस होगा नेक्स्ट टाइम। अब के की वैल्यू माइनस माइनस है, तो के की वैल्यू 5 से हो जाएगी 4। जब के की वैल्यू 4 हो जाएगी तो इट्स मीन कि जे की वैल्यू 1, 2 एंड 3 ये तीनों लेस है के से, तो 3 जगह पर आएगा स्टैरिक। अब जब जे की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि जे ने तो 5 तक जाना है, अब जब जे की वैल्यू 4 होगी तो 4 इज नॉट लेस देन 5, सॉरी, के भी 4 हो चुका है, तो 4 इज नॉट लेस देन 4, तो ये प्रिंट नहीं होगी स्पेस, एल्स चलेगा, स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा। स्टिल जे की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी और के की 4 ही है, तो 5 इज ऑल्सो नॉट लेस देन 4, तो 5 भी छोटी नहीं होती 4 से, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा, तो एल्स चलेगा और स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइम इस तरीके से चलता रहेगा। हम इसको फॉर लूप को मजीद एक्सपेंड करेंगे, मुझे बस आप ये समझा दें कि ये समझ आ गई है। और दूसरी बात मुझे ये समझा दें कि अगर आपने बता दें, अगर आपने क्लासेस करनी है तो मैं फिर आपको क्लासेस का थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आज की क्लास में, क्योंकि बाकी दोनों गर्ल्स नहीं आई। और अगर आप कहते हैं कि नहीं सर क्लासेस नहीं पढ़नी, आप आगे कंटिन्यू करें, तो मैं लूप को ही आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, बस मुझे ये बता दें। ठीक है, मैं क्लासेस की तरफ आ जाता हूँ। बुक बेशक आप भी ओपन कर ले, मैं भी ओपन कर लेता हूँ, ताकि बुक में जो जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर लेते हैं क्लासेस के। ठीक है, ये क्लासेस आपके आते हैं चैप्टर नंबर, फंक्शन कॉल्स तो पीछे हैं, पॉइंटर्स आते हैं, और लास्ट चैप्टर है ये आगे जी, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, चैप्टर नंबर 8, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, क्लासेस में आपको ना सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम क्लास बनाते क्यों हैं, और फिर हम उसका ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं। ठीक है, क्लास हम तब बनाते हैं जब हम रियल लाइफ कोई एंटिटी उठाते हैं ना। मैं यहाँ से क्रोम ओपन करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन C++, और इसकी इमेजेस ओपन करते हैं। इसकी इमेजेस ओपन करेंगे, ये आ गई जी इमेजेस। इसकी कोई विजुअलाइजेशन हम निकालते हैं, और विजुअलाइजेशन में ये देखें, जैसे कार है ना, कार के अंदर BMW, कार के अंदर BMW सुजुकी कार्स होती हैं। और अगर हम व्हीकल्स की बात करें तो व्हीकल में कार्स भी होती हैं, ट्रक्स भी होते हैं, ये सब व्हीकल हैं, बाइक्स भी होते हैं। तो इस तरह से हम जब रियल वर्ल्ड एंटिटीज को उठाते हैं ना, तो हम उनकी बनाते हैं क्लासेस, ताकि हम एक क्लास बनाएं और उस क्लास की मदद से
फिर हम बाकी सारे के सारे जितने भी, जैसे कार की हमने बनाई, तो कार हमारे पास वन हो, कार टू हो, जैसे BMW है या दूसरी तीसरी है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लास अब बनाते कैसे हैं सी प्लस प्लस के अंदर? देखिए, सी प्लस प्लस के अंदर ना आपने जो भी काम करना है उसमें, इसको मैं करता हूँ रिवीजन की क्लासेस। देखिए, हम जो भी काम करते हैं ना, वैसे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो सेम रहता है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, और यहाँ पर है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और यहाँ पर आ जाएगा इंटीजर मेन। इस तरीके से आपने जो भी सी प्लस प्लस के अंदर काम करना है ना, वो मेन फंक्शन के टॉप पर करना है। यहाँ पर जो लाइन नंबर 3 है ना, इस जगह पर आपने काम करना है। मेन का फंक्शन जो है वो सबसे लास्ट पे होना चाहिए। अब आपने क्लासेस बनानी है, तो क्लासेस बनाने का तरीका ये होता है कि आप कीवर्ड लिखते हैं क्लास का, और साथ आप मेंशन करते हैं अपनी क्लास की नेम। जैसे आपने स्टूडेंट के नाम से बनानी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, क्लास नेम आ गया, उसके बाद आप इसकी दो ब्रैकेट्स लगाएंगे, और ब्रैकेट्स लगाने के बाद ये आपकी क्लास बन चुकी है। अब इस क्लास के अंदर आप कुछ मेंबर्स को पब्लिक रख सकते हैं, कुछ मेंबर्स को आप प्राइवेट रख सकते हैं। ठीक है, पब्लिक मेंबर्स वो होंगे जो आउटसाइड ऑफ दिस क्लास ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस किए जा सकेंगे। ठीक है, वो एट्रीब्यूट्स, वो फंक्शंस, वो प्रॉपर्टीज जिनको आप पब्लिक बनाएंगे, वो आउट ऑफ दिस क्लास इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर बनाता हूँ पब्लिक, और पब्लिक के बाद इसका जो सिंटैक्स है ना, वो ऐसा होता है कि आपने पब्लिक लिखना होता है कीवर्ड, और उसके बाद दो कॉर्नर लगाने होते हैं, और दो कॉर्नर लगाने के बाद आप जो भी प्रॉपर्टीज लिखते हैं वो पब्लिक हो जाती है। जैसे आपने लिखा यहाँ पर स्टूडेंट नेम है या स्टूडेंट रोल नंबर करते हैं, तो इंटीजर STD अंडरस्कोर रोल नंबर, और इंटीजर STD अंडरस्कोर, और आप ये कह लें कि स्टूडेंट के मार्क्स। ये दो चीजें आपने यहाँ पर बना दी, और ये पब्लिक है। अब ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पर लिखेंगे क्लास का नेम। वैसे जो है ना, क्लास का नेम वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, इस चीज का ख्याल रखिएगा, कैपिटल के साथ स्टार्ट होता है। और इसको बनाने का तरीका, ऑब्जेक्ट को बनाने का तरीका ये होता है कि आप क्लास का नेम इस्तेमाल करते हैं, और साथ उसको कोई वेरिएबल नेम दे देते हैं। जैसे आप लिखते हैं ना इंटीजर, और उस इंटीजर के आगे कोई आप वेरिएबल नेम लिखते हैं, इसी तरीके से आप ये समझें कि आप डाटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं, और डाटा टाइप है एज अ स्टूडेंट। अंडरस्कोर जरूरी है बच्चे, अंडरस्कोर दो? हाँ, नहीं नहीं, ये वेरिएबल नेमिंग के अंदर रूल्स हैं। वेरिएबल नेमिंग के रूल्स होते हैं कि आप अगर कोई वेरिएबल इस तरीके से लिख रहे हैं ना, स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट रोल नंबर, तो अब यहाँ पर ये स्पेस नहीं आप दे सकते इस तरीके से। अगर आप स्पेस देंगे और इसको आप रन करने की कोशिश करेंगे, तो ये एरर देगा, और वो एरर ये कहलाता है कि आप इसके अंदर स्पेसेस नहीं दे सकते। हम इस तरीके से रन करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है जी कि एक्सपेक्टेड क्वालिफायर बिफोर दिस, व्हाट हैपेंड, पब्लिक XY हमने बना दिए। ओके, क्लास के एंड पे सेमीकोलन का भी इस्तेमाल किया जाता है शायद। ओके, टीचर मेन। ओके, ये स्टूडेंट हमने किया शायद, इसलिए वो कह रहा है। यस, तो देखें कोई एरर नहीं आया। बट अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट रोल नंबर के बीच में स्पेस देंगे तो एरर आएगा, क्योंकि वेरिएबल नेम आप इस तरीके से नहीं दे सकते। इसी तरीके से अगर आप स्टार्टिंग में 1 लिखेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप 1 नहीं लिख सकते। कोई भी डिजिट आप स्टार्ट में नहीं लिख सकते, लेकिन एंड में अगर आप लिखना चाहें, बीच में कहीं लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपने कोई स्पेशल करेक्टर यहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल कर दिए, जैसे रोल नंबर के लिए आप NO की बजाय ये लिखेंगे, तो एरर आ जाएगा। ये वेरिएबल नेमिंग के रूल्स हैं। तो मैंने यहाँ पर स्पेस को प्रेजेंट करने के लिए अंडरस्कोर लिखा। ये जरूरी नहीं है आप ऐसे लिख लें, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो। अदरवाइज ये है कि आप इसमें अगर स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस ऐसे आती है, लेकिन आप स्पेस दे नहीं सकते, तो इसकी जगह पर एक हमारे लिए हेल्प रखी हुई है कि आप यहाँ पर अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बस ऐसे ही है जैसे आप लिखते हैं स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, और स्टूडेंट मार्क्स, इस तरीके से। तो वर्ड्स दोनों अलग अलग दिखाने के लिए स्पेस हम दे नहीं सकते, तो हमने इसलिए अंडरस्कोर रखा होता है। कंपाइलर ने हमें ऑप्शन दी हुई है अंडरस्कोर की।
तो स्टूडेंट की क्लास हम बनाएंगे इस तरह स्टूडेंट के वेरिएबल से, और साथ हम उसको जिस तरह हम लिखते हैं ना इंटीजर और आगे वेरिएबल नेम, इसी तरीके से हमने लिखा स्टूडेंट, और हमने यहाँ पर लिख दिया लेट सपोज स्टूडेंट वन। ये जैसे हम लिख देते हैं बात आमिना, एक स्टूडेंट है आमिना। अब उसके बारे में हम डिटेल्स एंटर करने लगे हैं। अब ये स्टूडेंट की डाटा टाइप है ना, आमिना के अंदर जो डाटा आगे स्टोर होगा वो इस टाइप का होगा। तो इस टाइप के ऊपर अगर आप क्लिक प्रेस करें ना, तो ये देखें कंट्रोल, कंट्रोल की प्रेस करता हूं मैं, CTRL, और साथ में प्रेस करता हूं माउस का लेफ्ट क्लिक, तो ये स्टूडेंट की क्लास के ऊपर मुझे शिफ्ट कर देता है। देखिए अभी मेरा कर्सर यहाँ पर है आमिना के बाद, ठीक है। और मैं जैसे ही स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा कर्सर देखिए वो क्लास में मूव कर गया। अगर मैं इस इंटीजर पे क्लिक करता हूँ तो इंटीजर पे भी इसको जाना चाहिए था, हमारा नहीं जा रहा। तो जहां पर इनकी डिफिनेशंस होती हैं ये वहां पर ले जाता है। जैसे आईओ स्ट्रीम जो है वो मुझे आईओ स्ट्रीम की क्लास के अंदर ले आया है, ये देखिए राइट पे आईओ स्ट्रीम की क्लास में ले आया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट की क्लास पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर स्टूडेंट की क्लास पे ले जाएगा। अब मैंने यहाँ पर आमिना लिखा और मैं यहाँ पर आमिना एक बच्ची है, इसको मैं डॉट करूंगा तो देखिए इसकी जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर मुझे दिखने लग गई है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं इस पब्लिक को कर देता हूँ प्राइवेट। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और डॉट प्रेस करता हूँ तो देखिए कोई मेन्यू शो नहीं हो रहा। या मैं रोल नंबर को पब्लिक कर देता हूँ और स्टूडेंट मार्क्स को प्राइवेट कर देता हूँ लेट सपोज। तो अब मैं जब आमना के बाद डॉट प्रेस करूंगा तो सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी जो रोल नंबर है सिर्फ वो दिखाई देगी, ठीक है। जब मैं इसको इस तरीके से क्लिक करूंगा तो रोल नंबर मैं इधर सेट कर सकता हूँ, जैसे आमिना का रोल नंबर है जी 12। और इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि मैंने एक और स्टूडेंट है सबा, इसका भी मैंने क्या करना है, रोल नंबर सेट करना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सबा डॉट पब्लिक प्रॉपर्टीज आ गई, मैं इसका रोल नंबर सेट कर सकता हूँ जैसे 30, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं जब सी आउट करवाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा आमिना डॉट उसका रोल नंबर, तो मुझे 12 दिखाई देगा क्योंकि मैंने वो रोल नंबर कहीं पर पहले सेट कर रखा है, ठीक है। तो वो देखिए 12 आ रहा है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को सेट भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं। अब इसको मजीद लेकर चलते हैं आगे, बुक से ही कोई एग्जांपल उठाते हैं ताकि थोड़ा सा रिलेट कर सके उसको। बुक में एक एग्जांपल है जिसमें क्लास बनाई हुई है रेक्टेंगल और दो साइड्स है एक्स और वाई, एक्स और वाई को वैल्यूज दी गई है और उसका एरिया फाइंड करवाया गया है, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टीज भी आपको समझ आ गई, प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी समझ आ गई, क्लास बनाने का तरीका भी आपको आ गया, और आपको उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाकर उनको वैल्यू सेट करना भी आ गया, और उन वैल्यूज को गेट करना भी, सी आउट में देखें गेट करना भी आपको आ गया। अभी चलते हैं बुक की एग्जाम्पल की तरफ। बुक की एग्जाम्पल में जो क्लास है वो रेक्टेंगल है, तो इधर हम लिखते हैं क्लास का नाम। जैसे हमने रेक्टेंगल बनानी है तो आप सिंपल जो है वो क्या हो गया, सिंपल जो है वो यहाँ पर लिखिए रेक्टेंगल, ये क्लास का नेम हो गया। और यहाँ पर जो वेरिएबल्स बनाने हैं ना, जैसे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है आपने, तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको चाहिए एक्स और वाई, यानी कि रेक्टेंगल की लेंथ और रेक्टेंगल की विड्थ, यानी कि दो साइड्स आपको चाहिए, एक हाइट उसकी कितनी है और एक उसकी विड्थ कितनी है। अगर ये दोनों बातें आपको पता हो तो आप एरिया निकाल सकते हैं। जैसे लेट सपोज यहाँ पर भी हम इसको स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहीं पे कर देता हूँ कि लेंथ जो है वो 10 है और विड्थ जो है वो 20 है। तो लेंथ इंटू विड्थ सिंपल करते हैं 1, और विड्थ जो है वो उसको करते हैं 2, या 2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, 3 लेंथ है और विड्थ उसकी 2 है। तो ऐसी रेक्टेंगल का जब आप एरिया फाइंड करेंगे तो आप कैसे एरिया फाइंड कर सकते हैं कि आप यहाँ पर बनाए रेक्टेंगल आर, आर डॉट जैसे आप लिखते हैं यहाँ पर इंटीजर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर मैं इन तीनों वर्ड्स को अलग अलग दिखाना चाह रहा था इसलिए मैंने अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर मैं लिखूंगा आर डॉट, तो मेरे पास इसकी पब्लिक प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, लेकिन अब मैंने क्योंकि साथ पब्लिक डिफाइन नहीं किया तो ऑटोमेटिकली उसने इनको प्राइवेट एक्सेस कर लिया, यानी कि उसने समझा कि ये प्रॉपर्टीज
प्राइवेट है, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा पब्लिक, ताकि मैं इनको एक्सेस कर सकूँ। अब जब मैं यहाँ पर डॉट लगाऊंगा तो वो देखे लेंथ और विड्थ दोनों आ रही है। जब मैं यहाँ पर लिखूंगा लेंथ, साथ इसके डालूंगा स्टैरिक, और फिर लिखूंगा आर डॉट, और फिर मैं इसकी गेट करूंगा विड्थ, तो 3 2 जार होता है 6, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 6, और मैं सी आउट कर दूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और अब इसको रन करके देखते हैं, तो 3 2 जार 6, ये देखें 6 आपके पास आउटपुट में आ गया। अब मजीद इसको एक्सप्लोर करते हैं। लेट सपोज आपने लेंथ और विड्थ यहाँ पर नहीं देनी, आपने सिर्फ लेंथ और विड्थ वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, बट आपने यहाँ पर फाइंड करना है एरिया। पब्लिक का एक फंक्शन बनाया, और यहाँ पर आपने लिखा, जैसे फंक्शन उसी तरीके से बनेगा जैसे वॉइड, और एरिया। फंक्शन बनाने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले उसकी डाटा टाइप डिफाइन करते हैं, और उसके बाद आप उसकी नेम डिफाइन करते हैं, और उसकी बॉडी, जैसे हम इंटीजर टाइप थी इसकी डाटा टाइप, मेन इसका नेम था और इसकी बॉडी। बेटा जिसको हम प्राइवेट डिफाइन करेंगे, एक तो वो प्राइवेट होंगे, और दूसरा जिनको हम कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे लाइक दिस, तो एल और डब्ल्यू यहाँ पर ये दोनों प्राइवेट होंगी। जो चीज हम डिफाइन करेंगे प्राइवेट, वही प्राइवेट होगी। जो चीज हम डिफाइन नहीं करेंगे, ना पब्लिक ना प्राइवेट, तो वो खुद ब खुद उसको प्राइवेट ले जाएगा। जस्ट हम जिसको पब्लिक प्राइवेट पब्लिक लिखेंगे वही पब्लिक कहलाएगी। ठीक है, अब मैंने यू पब्लिक लिखा, तो पब्लिक के बाद लिखी वाली लाइनें दोनों की दोनों पब्लिक कहलाएंगी। बट अगर मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा, तो ये प्राइवेट है, और अगर प्राइवेट लिखा तब भी प्राइवेट है। ठीक है, तो अभी करिए लेंथ विड्थ दोनों पब्लिक है, एरिया पब्लिक है। एरिया कैसे फाइंड होता है, मैं यहीं पर अगर सी आउट करूं तो मैं सी आउट करना चाह सकता हूँ। सी आउट लिखा, यहाँ पर जो लेंथ है वो, और जो विड्थ है वो, उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो वो एरिया निकल आएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अब इस क्लास को, रेक्टेंगल वाली क्लास को, मैं ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो मैंने रेक्टेंगल लिखा, आर लिखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब उसके अंदर फाइंड हो रहा है। तो मैं ये कोई भी काम नहीं करूंगा, मैंने इसको कमेंट कर दिया। कमेंट जो होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते। ठीक है, समझाने के लिए मैं भी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे लेके चल रहा हूँ ना। अभी हम लेंथ और विड्थ को प्राइवेट कर देंगे, और फिर हम उनको फंक्शंस के थ्रू करेंगे, उसको कहते हैं डाटा हाइडिंग, उसके थ्रू करेंगे। ठीक है, पब्लिक मैंने भी जान के दोनों को किया है, एरिया फंक्शन को भी, और इस लेंथ और विड्थ को भी मैंने जानबूझ के भी पब्लिक किया। तो अभी क्या होगा कि मैं यहाँ पर आर डॉट करूंगा तो लेंथ आ जाएगी, मैं लेंथ डिफाइन करता हूँ 2, और आर डॉट विड्थ आ जाएगी, मैं विड्थ डिफाइन करता हूँ 3, चले 4 कर देते हैं, बाई मिस्टेक लिखा गया तो। अब मुझे फाइंड करना है एरिया, तो मैं लिखूंगा आर डॉट एरिया वाला फंक्शन कॉल करूंगा जस्ट, और मैं इसको रन करूंगा, तो आपको 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर 8 जो है वो आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब हम इनमें चीजों को हाइड करना शुरू करते हैं कि लेंथ और विड्थ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए, तो इनको बनाना चाहिए प्राइवेट। तो लेट सपोज मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली प्राइवेट बन जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्राइवेट, और 2 नुक्ते लगाता हूँ, कॉलन जिसको कहते हैं, तो ये प्राइवेट हो जाएंगे। अब मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे एरर देगा, और वो एरर ये कह रहा है कि रेक्टेंगल के जो ये लेंथ वेरिएबल है ये प्राइवेट है, तो प्राइवेट होने की वजह से आप इस जगह पर इसको यूज नहीं कर सकते। अब अगर मैं एरिया तो कर सकता हूँ क्योंकि एरिया पब्लिक है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप देखें वो कह रहा है एक्स, ओके ये तो एरर आ गया। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर एक डमी सी वैल्यू आ जाएगी जो कि 0 है। हो सकता है गार्बेज वैल्यू कोई पड़ी हो तो वो आ जाए, क्योंकि मैंने लेंथ और विड्थ तो डिफाइन ही नहीं की। तो ऐसे मेंबर्स जो प्राइवेट होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए गेटर्स और सेटर्स का इस्तेमाल होता है। गेटर्स होता है कि हम उनकी वैल्यूज एक्सेस करना चाह रहे हैं, और सेटर्स होता है कि हम उनकी वैल्यूज सेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। सेटर फंक्शन होते हैं पब्लिक, और इनमें क्या होता है कि हम एक पैरामीटर या 2 पैरामीटर पास करते हैं। जैसे जैसे मैं कहता हूँ कि सेट लेंथ, ये एक,
फंक्शन है सेटर का। ठीक है, और मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ वॉइड सेट लेंथ, और जो भी लेंथ प्रोवाइड हो कि इसको, जैसे इंटीजर ए इज फॉर लेंथ, या LEN लिख देते हैं ताकि वेरिएबल नेम डिफरेंट हो। तो जो लेंथ हमने प्राइवेट रखी थी उस लेंथ को हम अपडेट कर देंगे किसके साथ, जो लेंथ हमें सेटर के जरिए आ रही है पब्लिक फंक्शन के जरिए। ठीक है, अब डायरेक्ट, सॉरी ये ऐसे है, अब डायरेक्ट हमने इस लेंथ को एक्सेस नहीं किया क्योंकि ये प्राइवेट है, तो हमने सेटर का इस्तेमाल किया। यही काम हम करेंगे, पब्लिक दोबारा से लिख लेते हैं, और यही काम हम करेंगे सेट विड्थ के लिए। हम यहाँ पर विड्थ लिखेंगे और यहाँ पर हम पास करेंगे विड्थ। इसको भी कंप्लीट कर लेते, लेकिन चले जाने दें। यहाँ पर लिखेंगे हम विड्थ, ये चली जाएगी W के अंदर। अब जब हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो रन करने से पहले हम क्या करेंगे, R डॉट, ये देखिए सेट लेंथ, हम यहाँ पर लेंथ पास करते हैं, जैसे 10 हमने लेंथ पास कर दी, और R डॉट सेट विड्थ, और इसको हम दे देते हैं जैसे 5। ये हमने लेंथ और विड्थ अपने रेक्टेंगल को पास कर दी, और फिर हमने कहा अब एरिया फाइंड करके दो। तो क्या करेगा, रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, सेट लेंथ करेगा, उस लेंथ में जाएगा इस तरीके से। इस लेंथ में आने के बाद इस लेंथ में उसको मिला 10, वो 10 आया यहाँ पर, और इस असाइनमेंट वेरिएबल की वजह से वो 10 जो लेंथ में था वो इस लेंथ में चला गया, और इस प्राइवेट मेंबर को वो लेंथ की वैल्यू मिल गई। अब आप देखें कि इसके साथ हो क्या रहा है नेक्स्ट, फिर विड्थ भी इसी तरीके से 5 जो है वो जाएगी विड्थ के अंदर इस जगह पर, ये मिलेगी यहाँ पर, और ये चली जाएगी इसके अंदर, और ये प्राइवेट जो वेरिएबल है W इसको मिल जाएगी। फिर हम एरिया का फंक्शन कॉल करेंगे, और इसके अंदर हमने जो लेंथ और विड्थ पास की हुई हैं उनको वो प्रोसेस करेगा। तो 10 और 5 अगर मल्टीप्लाई करें तो आता है 50। तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है 50। ठीक है, अब हम ये काम करते क्यों हैं, हमने डिफरेंट क्लास क्यों बनाई, हम एक ही क्लास में रहने देते हैं, हमने डिफरेंट क्लास क्यों बनाई। उससे पहले हम ये कर लेते हैं कि हम थोड़ा सा अपने काम को मजीद आसान कर लेते हैं कि हमने अलग अलग फंक्शंस क्यों बनाए हैं। हम एक काम ये करते हैं कि हम एक ही फंक्शन के अंदर लेंथ भी पास करते हैं, और एक ही फंक्शन के अंदर हम विड्थ भी पास करते हैं। ठीक है, इस तरीके से लेंथ भी और विड्थ भी, और यही काम हम करेंगे इसके साथ भी ऐसे, और हम इसको खत्म कर देंगे। और यहाँ पर हम कर देंगे सेट L और W। ठीक है, L फॉर लेंथ एंड W फॉर विड्थ, और दोनों चीजें एक साथ सेट हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमें ये खत्म करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें L के साथ लिखना पड़ेगा W के सेट लेंथ और विड्थ। तो लेंथ और विड्थ हमने इस तरीके से पास कर दी, एरिया वाला फंक्शन उसको फाइंड कर देगा एरिया। सेम वही आंसर आएगा क्योंकि हमने 10 और 5 पास किया, तो 50 आंसर आएगा। अब हम ये क्लासेस डिफरेंट क्यों बनाते हैं, क्लासेस हम डिफरेंट इसलिए बनाते हैं। अब देखें यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पर ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एक न्यू लाइन दिखा देंगे। जी, आपका क्वेश्चन है सर एरिया की कमांड भी पब्लिक में देंगे क्या। हाँ जी, जिस फंक्शन को हम एक्सेस करना चाहते हैं ना बेसिकली वो पब्लिक होगा। जैसे इसको हमने पब्लिक रखा क्योंकि हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, इसको हमने पब्लिक रखा क्योंकि हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, और जिसको हम चाहते हैं कि वो हाइड रहे, वेरिएबल नेमिंग एक्सपोज ना हो, हम इसको कहते हैं डाटा हाइडिंग। तो हम इसको हाइड कर देते हैं विद प्राइवेट, और इस फंक्शन के जरिए हम लेंथ और विड्थ को सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें नहीं पता वहां पर कौन से वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं इस मेन फंक्शन के अंदर, हम जस्ट उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने एक क्लास क्यों बनाई, हम सिंपल वही काम इस जगह पर भी कर देते तो हमारा काम हो जाता। हमने वो इसलिए बनाई कि अब हमने एक रेक्टेंगल बनाया जिसको हम R1 का नाम दे देते हैं, और इसी तरीके से हम R2 भी बना सकते हैं रेक्टेंगल R2। और R2 को जब हम करेंगे सेट विड्थ और लेंथ, अब इसको हम देते हैं 51, और दूसरी हम इसको देते हैं विड्थ जो है हम इसको देते हैं 31, और इसका एरिया फाइंड करते हैं डॉट एरिया। इसको अब रन करते हैं तो आप देखेंगे हमने जस्ट ये 3 लाइन्स लिखी फॉर वन, और यही जस्ट 3 लाइन्स लिखी फॉर टू। अब हम इसको जब रन करेंगे
तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50 भी आ गया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1581 भी फाइंड होके आ गया। तो एक ही क्लास है, इसी क्लास की मदद से हमने दो रेक्टेंगल्स के एरियाज फाइंड कर लिए। इन फ्यूचर हमने कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, जैसे मैं कहता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे नहीं दिखना चाहिए, बल्कि लिखा आना चाहिए कि रेक्टेंगल्स रेक्टेंगल्स एरिया, सिंगल दिखाते हैं इस तरीके से, रेक्टेंगल्स एरिया इस, मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ। तो अब मैंने सिर्फ एक जगह पर चेंज किया, और अब मैं जब इसको रन करूंगा तो वो देखें दोनों के लिए चेंज हो गया। ठीक है। तो हम इस तरीके से क्लासेस में काम करते हैं ताकि तमाम क्लासेस के ऊपर सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई हो हमारे काम को आसान बनाने के लिए। ठीक है। अदरवाइज दो अलग अलग हैं तो मुझे दो अलग अलग सी आउट लिखने पड़ते, तो मुझे दोनों में चेंज करने पड़ते। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि तीसरा जो एरिया है वो हम फाइंड करेंगे जो यूजर कहेगा। तो मैं रेक्टेंगल R3 बनाता हूँ। R3 बनाने के बाद मैं कहता हूँ कि सी आउट, और सी आउट में कहता हूँ कि इंटर, और यूजर से कहता हूँ कि मुझे आप एंटर करें लेंथ एंड विड्थ। ठीक है। और यूजर से कहता हूँ कि आपने जो लेंथ और विड्थ मुझे एंटर करनी है वो आपने दो वेरिएबल्स में एंटर करनी है। वो जो हो सकते हैं CM, और वो A और B कर लेते हैं। ठीक है, A और B कर लेते हैं। बस जहां पर हमने सी इन का इस्तेमाल किया हम उससे पहले बनाएंगे int A, int B। तो इसलिए हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, और अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी बना सकते हैं, हम चाहें तो इसको यहाँ पर भी बना सकते हैं और सबसे ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो A और B में हमने दो वैल्यूज ले ली। अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, जो हमने रेक्टेंगल 3 बनाया है इसको डॉट लगाएंगे, और रेक्टेंगल 3 डॉट लगाने के बाद, क्यों नहीं आ रहा भाई, क्योंकि हमने क्लास का नाम ठीक नहीं लिखा तो वो उसको गेट नहीं करके ला रहा। तो R3 लगाएंगे, डॉट करेंगे तो आ जाएगा सेट लेंथ एंड विड्थ। तो यहाँ पर हमने जो लेंथ ली है वो A है और जो विड्थ ली है वो B है। ये दोनों के दोनों हम पास करेंगे। R3 डॉट एरिया फाइंड करेंगे, तो यूजर की मर्जी के मुताबिक एरिया प्रिंट हो जाएगा। देखिए पहले दो जो है वो 50 और 1581 वैसे ही आगे। यूजर कहता है कि हमने विड्थ लेंथ पास की है जी 21, और विड्थ हमने पास की है 6। तो 21 6 जो है वो 126 होता है, तो 126 आंसर आ गया। ठीक है। तो हम इस तरीके से डिफरेंट मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपने डाटा के अंदर। क्लियर है बच्चे? तकरीबन 5 मिनट है, कोई चीज पूछने वाली है तो आप मुझसे पूछ लें। मजीद तो फिर ज़ाहिर है ये चैप्टर थोड़ा सा आगे जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए, जो बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपको पता होनी चाहिए। कोई इशू है वो मुझसे पूछ लें, कोई खुद से क्वेश्चन राइज करे। बुक आपने अगर खोली हुई है तो बुक देखें, और बुक में कोई चीज़ है तो पूछिए अभी, क्योंकि हमारे पास 4.5 मिनट है क्लास के एंड होने में। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? वो डमी कंस्ट्रक्टर्स होते हैं डमी वैल्यूज देने के लिए। क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, बस वो फिर बाकी मजीद एक्सप्लेनेशन है। अगर सुबह में हमने टेस्ट लेना है तो फिर आप ऐसा कीजिएगा कि अभी बैठ करना बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और मुझसे पूछ लीजिएगा मैसेज पे, मैं इंशाल्लाह ताला आपको साथ साथ गाइड कर दूंगा कि सर ये डेट वाले क्वेश्चन में सेट वाले को प्राइवेट क्यों कहा है? इधर गया है जी डेट वाला प्रोग्राम, ये डे वाला। हाँ जी, पब्लिक लिखा है, इंटीजर मंथ, इंटीजर डे, इंटीजर ईयर, वाइड सेट डेट। अब यहाँ पर आप प्राइवेट करना चाहें तो कर सकते हैं, मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हम जब सेटर लगा देते हैं ना, जैसे लिखा हुआ है सेट डेट, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो मेंबर्स हैं हम उनको प्राइवेट ही रखें। वाई टू पब्लिक, ये तो पब्लिक होंगे। ये कहना क्या चाह रहे हो सर, ये डेट वाले क्वेश्चन में सेट वाले को प्राइवेट क्यों कहा है? नहीं बच्चे, मुझे प्राइवेट नजर नहीं आ रहा। आप जो हो ना क्लास के डेट वाले उसको देख रहे हो, लेकिन आपने ऊपर देखा है टॉप पे, वो एग्जाम्पल के तौर पर है, वो पिछला टॉपिक है।
जिसमें वो डाटा मेंबर्स आपको प्राइवेट और बेसिकली वो आपको डाटा मेंबर्स और डाटा फंक्शन समझाना चाह रहा है। डाटा मेंबर्स होते हैं जो वेरिएबल्स बनाते हैं, और डाटा फंक्शंस होते हैं जो आगे कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अपने क्वेश्चन को दोबारा से समझो, ये डेट वाले जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर मंथ, डे और ईयर को पब्लिक रखा हुआ है, प्राइवेट होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम जब सेट डेट कर जो रहे हैं, तो हम सेट डेट को यूज करेंगे तो डेट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। क्वेश्चन रिपीट करें बच्चे। अच्छा, ये नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 156 के ऊपर भी है। इसमें रखा हुआ है प्राइवेट इंटीजर डे, इंटीजर मंथ, इंटीजर ईयर। नीचे सेट डेट है, इसको पब्लिक रखा गया है ताकि हम इसको मेन फंक्शन से कॉल कर सकें। मेन फंक्शन से इसको कॉल करेंगे, वैल्यूज पास करेंगे, और ये इसका निकाल के दे देगा डे। ठीक है, सो मेरा कोई इश्यू तो नहीं है मजीद। बाकी कोई होगा तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी। चले, ठीक है बच्चे, फिर हम टाइमली क्लास को एंड करते हैं। लेक्चर में अपलोड कर दूंगा रेगुलर, जिस तरह करता हूँ। आप लेक्चर भी दोबारा अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज।